हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड की शुरुआत एक भयानक अंधेरी रात से होती है और इसी के साथ हमें एमसी के पास की वो डरावनी भयंकर रिबिलियन की लड़ाई को दिखाया जाता है। हर तरफ बस मारकाट खून खराबा। एमसी भी अपना पूरा दम लगाकर उन सब से लड़ाई कर रहा था। तभी वो आगे से डबल कास्टिंग मैजिक को एक्टिवेट करके अपने हाथों में दो मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है और उन दोनों मैजिक सर्कल को यूज करके वॉइड कैनन और जजमेंट थंडर स्किल को यूज करके अटैक कर देता है। एमसी की अटैक की वजह से उस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और एमसी वहीं पर आइकॉनिक पोज में खड़ा हो जाता है। तभी कोई कहता है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, जिसे कि सुन वो शॉक होते हुए देखने लगता है। इसी के साथ डीमन किंग टायरेंट अपना अपीयरेंस देता है और एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसे देख एमसी अपने मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने उस पर 8 क्लास मैजिक से कंटिन्यू अटैक किया है लेकिन वो फिर भी कम्प्लीटली अनहार्म कैसे है। आगे से डीमन किंग टायरेंट कहता है, बचने के लिए और स्ट्रगल करो, नहीं तो तुम्हें इमीडिएटली मार दिया जाएगा। आगे से एमसी उसको गाली देते हुए कहता है, तुम चुप हो जाओ कमीने, और अपनी मैजिक एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए अपने एटॉमिक बर्स्ट अटैक को डीमन किंग टायरेंट पर लॉन्च कर देता है। जिसे कि अपनी ओर आते देख डीमन किंग अपने हाथ में फायर सर्कल को एक्टिवेट करके एमसी के अटैक को हवा में ही रोक देता है। आगे से एमसी कहता है, मेरे 9th लेवल के मैजिक सर्कल के एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन स्पेल बस उसको छूने से ही डिसअपियर हो गया। लेकिन रुको, ये कोई डिसअपियरिंग नहीं है, वो इतना कह ही पाता है। तभी डीमन किंग जितनी भी एमसी की अटैक की एनर्जी सोख लिया था उसको अपनी फिंगर पर पॉइंट करते हुए एमसी पर अटैक कर देता है, जिससे कि एमसी अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही डीमन किंग का अटैक एमसी की शील्ड को आकर लगता है उसी के साथ एमसी की शील्ड टुकड़ों में बिखर जाती है। तभी एमसी चीखते हुए अपने बेड पर जाता है और हमें पता चलता है एमसी बस अपनी पास्ट यादों का सपना देख रहा था। तभी वो गुस्से में अपने दांत बीचते हुए कहता है, चाहे कितनी बार भी मैं इस मेमोरी को सोचूं, ये नजारे को देख मेरी रूह कांप जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। एमसी रेडियो कर कहीं जाते हुए सोचता है, लगता है मैंने एक बड़ी मुश्किल को पार कर लिया। वापस आने के बाद मैं सियोलॉन को ढूंढ लिया और अब उसको अपनी तरफ लेना बाकी है, क्योंकि उसका मेरे आगे के प्लान में एक इम्पोर्टेंट रोल है। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उसका ठिकाना पता नहीं था, इसलिए मैंने चियोन सेम्यूंग और बुश शैडो मैनर की मदद ली। फ्यूचर में यहाँ तक कि डैन लीजंग, इयोन वुक्योंग और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस भी में सियोलॉन बराबरी नहीं कर पाएगी। तभी वो कुछ बच्चों को छुपके कुछ करते हुए देखता है और वो भी उनके पास जाकर देखने लगता है। आगे से एक डिसाइपल कहता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, ऐसा लगता है मानो वो कोई फेरी हो। तभी हमें किसी की शॉट दिखती है और वहाँ पर सियोलॉन अपनी शॉट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी और ये सभी कमीने डिसाइपल उसको छुपकर देख रहे थे। आगे से सियोलॉन अपनी पिंक शॉट एनर्जी को रिलीज कर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है। उसकी मूवमेंट काफी शार्प और अटैक प्रिसाइज और टेक्निक परफॉर्म करते हुए वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई कातिल हसीना हो। वो अपनी टेक्निक को खत्म कर एक आइकॉनिक पोज में लैंडिंग करती है। तभी उसकी नजर इन सब पर पड़ती है जो कि उसकी तरफ ही पोल के पीछे छुपकर देख रहे थे। आगे से सियोलॉन एमसी को ग्रीट करते हुए कहती है, मैं तो मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए ऐसे ही हवा में शॉट चला रही थी। आई होप कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। इस बार आगे से एमसी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपकी शॉटमैनशिप तो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। आगे से सियोलॉन कहती है, अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गए, वैसे भी मैं आपको ही ढूंढ रही थी। वो सभी हरामी डिसाइपल वहीं पर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे थे। आगे से एमसी भी उसको ग्रीट करते हुए कंफ्यूजन में कहता है, क्या आप मुझसे बात कर रही हो। जिस पर सियोलॉन हामी भरती है और आगे से कहती है, अगर आप फ्री हो तो क्या आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगे, आपसे थोड़ी बात करनी थी। एमसी उसकी बात को सुन शक भरी नजर से देखते हुए हामी भरता है और वो दोनों साथ में चलकर जाने लगते हैं। तभी आगे से एमसी कहता है, आपकी शॉटमैनशिप तो काफी आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस से एक्सपेक्ट की थी। इस पर सियोलॉन हंसते हुए कहती है, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, अलायंस में मेरे से भी ज्यादा पावरफुल मास्टर रैंकिंग में है। एमसी उसको
को देखते हुए मन में कहता है ये बहुत शर्म की बात है। वो ऑर्थोडॉक्स अलायंस की एक इंस्पेक्टर है, लेकिन उसकी ये आइडेंटिटी झूठी है। सीलोन आगे से एमसी से कहती है, इंस्ट्रक्टर आप तो मुझसे भी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। मैंने रिसेंटली सुना कि आपने पब्लिक ड्यूल को बस सिंगल स्ट्राइक में जीत लिया, और इतना ही नहीं, बस एक ही रात में आपने ग्रीन फॉरेस्ट अलायंस को हरा दिया। और एक फेक स्माइल के साथ कहती है, आप तो मुझसे भी ज्यादा इनक्रेडिबल मास्टर हो। इस पर एमसी हंसते हुए अपने मन में कहता है, तो उसने मेरे बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। और आगे से सीलोन से कहता है, वो तो मेरा लक था, इसमें कुछ ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। आगे से सीलोन कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने तुम्हारे डिसाइपल्स से बात की, भले तुम्हारे ट्रेनिंग मेथड्स हार्श हो और तुम उन्हें कुत्ते की तरह पीते हो, पर फिर भी तुम उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करते हो। तुमने बैकग्राउंड के बेस पर किसी को जज नहीं किया, और इस बात को मैं सच में एडमायर करती हूँ इंस्ट्रक्टर। आगे से एमसी उसको नजरअंदाज करते हुए कहता है, क्या उन्होंने ऐसा कहा? वो तो काफी अच्छे बच्चे हैं। तभी सीलोन बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारा ये हाथ, उस पे जो जख्म के निशान हैं, और तुम्हारे हाथ के मसल्स, लगता है 5 साल नहीं 10 साल तक तुमने वेपन के साथ बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, वो भी बिना एक दिन की ट्रेनिंग मिस किए। अपनी हाथों की लिमिट तक पुश करना और फिर उसे हील करना काउंटलेस टाइम तक, सिर्फ किसी तरह की प्रोसेस को यूज करने की वजह से हाथ ऐसे दिख सकते हैं। इंस्ट्रक्टर साबिगान, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, तुम्हारे लक की वजह से नहीं, बल्कि तुम सच में ही एक ट्रूली मार्शल मास्टर हो। इसलिए उसकी बातों को सुन एमसी अपनी हाथों की ओर देखता है और बिना कुछ बोले वहां से चलकर जाने लगता है। आगे से सीलोन एक पैनी नजर से एमसी को देखती है और आगे बढ़कर एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए सीड्यूसिंग वे में कहती है, तुमने अभी तक उस मिरेकुलस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? आगे से एमसी कहता है, लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं आपसे होनेस्टली सच कहता हूँ, ये पावर्स किसी मिरेकुलस इंसिडेंट की वजह से नहीं आई, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं चाहता भी था। ये मेरी लक की वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे डिमोनिक स्पिरिट कल का हाथ है। एमसी की बातों को सुन वो हैरानी में उसकी ओर देखने लगती है और कहती है, इंस्ट्रक्टर क्या आपने पहले भी डिमोनिक स्पिरिट कल्ट के बारे में सुना है? एमसी कुछ बोल पाता उससे पहले सीलोन एमसी का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहती है, कौन हो तुम, और तुम्हें उस नाम के बारे में कैसे पता चला? और चिढ़ते हुए कहती है, आखिर तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? आगे से एमसी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहता है, लगता है वो मेरे चाल में फंस गई। तभी एमसी हमें बताता है, बहुत सालों पहले जब डीमन ने अटैक भी नहीं किया था, हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, जिसे कि डिमोनिक स्पिरिट कल्ट भी कहा जाता था। वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैसिव ग्रुप था। उन्होंने डिमोनिक टेक्निक को यूज करके अपनी पावर्स को तेजी से बढ़ा लिया। ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने उन्हें बड़ा खतरा समझ डिमोनिक कल्ट को मूरियम अलायंस का पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर दिया, और इसकी वजह से मूरियम वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर स्टार्ट हो गया। और यही ओरिजिन है ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डीमन वॉर का। इसमें काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी जान गंवा दी, और इसका अंत डिमोनिक कल्ट का खात्मा ऑर्थोडॉक्स अलायंस के विक्ट्री से हुआ। और उस दिन के बाद लोगों ने सोच लिया कि वो लोग खत्म हो गए और मूरियम वर्ल्ड में शांति छा गई। ये सिर्फ लोगों का मानना था, सच्चाई ये थी डिमोनिक कल्ट के लोग जो सर्वाइव कर गए थे और एक नए नाम डिमोनिक स्पिरिट कल्ट के अंडर में सीक्रेटली काम कर रहे थे। इसके बारे में ऑर्थोडॉक्स अलायंस को भी कुछ पता नहीं था। डिमोनिक स्पिरिट कल्ट के साथ जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट था, सिर्फ उनको ही इसके बारे में पता था। तभी आगे से सीलोन एमसी को धमकाते हुए पूछती है, तुम्हारा डिमोनिक स्पिरिट कल्ट के साथ में क्या रिलेशन है? आगे से एमसी बड़ा मासूम और भोला बनते हुए कहता है, इंस्पेक्टर आप सडनली मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पहले आप मुझको छोड़ो, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इस पर इंस्ट्रक्टर सीलोन शर्मिंदा होकर माफी मांगते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी बहक गई थी। और एमसी वहां से मुंह छुपाकर जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर एक कनिंग स्माइल के साथ कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके रिएक्शन को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि आप उन्हें पहले से ही जानती हो। इंस्पेक्टर सीलोन जिसे कि सुन वो एक पल के लिए शांत रहती है और कहती है, इंस्ट्रक्टर साबिगान आपने जिस डिमोनिक स्पिरिट कल्ट को मेंशन किया है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। प्लीज आप मुझे पूरी होनेस्टी के साथ पूरी बात डिटेल में एक्सप्लेन करो, आप उनको कैसे जानते हो? उसकी बात को सुनकर एमसी एक इविल हंसी हंसता है और पीछे मुड़कर उससे कहता है, हाँ इंस्पेक्टर, मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर अपॉइंट होने के बाद ही ये सब हुआ। लेट नाइट हो गई थी और मैं एकेडमी के आउटसाइड में घूम रहा था और सडनली मुझे किडनैप कर लिया गया और उस पे मैं कुछ रिएक्ट भी कर
नहीं पाया, पर वो पर्सन मुझे क्लियरली याद है। मैंने जिसको सेंसेस में आने के बाद में देखा था, उसकी अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। उसने अपना नाम डीमन स्कॉलर बताया था, जिसे सुन मेसी युलान गुस्से में आग बबूला होते हुए अपनी फिस्ट को क्लिंच करती है। एमसी आगे कहता है, उसके बाद उसने मुझ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अनआइडेंटिफाइड पॉइजन्स को मुझ में इंजेक्ट कर दिया और मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को खोलकर मुझ पे ऑपरेशंस किए। इसी के साथ एमसी अपने हाथ में फायर मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, एक दिन उनके एक अबंडेंट हाइड आउट में मुझे जाग आई और इंटरनल एनर्जी की जगह पर मैं इननेट कोर एनर्जी को यूज कर पा रहा था। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि तुम ब्लेसिंग कह सकती हो। इननेट कोर एनर्जी को यूज करना मतलब तुम अपनी ही लाइफ फोर्स को खत्म कर रहे हो। आगे से मेसी युलान कहती है, तुम्हारी कहानी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। इस बार एमसी कहता है, अगर ये बात सच नहीं तो फिर कैसे मेरी जैसा कोई जिसके पास इंटरनल एनर्जी भी नहीं है वो इस तरीके की पावर को यूज कर पा रहा है। अगर तुम चाहो तो मेरी पल्स भी चेक करके देख लो। और अपने मन में कहता है, इतना सब बताने के बाद उसको मेरी बात पर बिलीव करना ही होगा, भले ही वो इननेट एनर्जी की बात मैंने खुद से बनाई हो। लेकिन डिमोनिक स्पिरिचुअल की इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई है वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से मैच करती है। और पीछे मुड़कर जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो क्या तुम उसे खुद से देखना चाहोगी? वो जगह जहाँ पर उन्होंने मुझे टॉर्चर और मुझ पर एक्सपेरिमेंट करके मरने के लिए छोड़ दिया था। जब मैं उठा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन क्या पता उनके बारे में कुछ क्लूज मिल जाए। वो जगह यहाँ से काफी दूर है तो आज वहाँ पर पहुँचना इम्पॉसिबल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। कल रात में तुम मुझे एकेडमी के बाहर मुझसे मिलना। एमसी की बात को सुन सियोलॉन वहाँ से जाने लगती है और एमसी वहाँ पर खड़ा उससे जाते हुए देखता है और मन में कहता है, ये सब झूठ है। मैं अपने पास्ट में कभी डिमोनिक स्पिरिट क्लैन से नहीं मिला और मेरी पावर का इननेट कोर एनर्जी से कुछ लेना देना भी नहीं है। मेरी पावर मैजिक है। हाँ, ये सब झूठ है जो कि मैंने उसका यूज करने के लिए कहा और ये सब झूठी कहानी में बना पाया क्योंकि ये सब मैंने खुद उसके मुंह से सुना है। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा था। वह सब डिमोनिक क्रिएचर एमसी पर बहुत ही ज्यादा खौफनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी एक क्रिएचर कहता है, आखिर इसकी कंडीशन कैसी है? जिस पर वो दूसरा क्रिएचर आगे से कहता है, पहले तो इसकी बॉडी ने माना एनर्जी को रिजेक्ट किया, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी उसकी टॉलरेंस काफी बढ़ गई है। बाकी सभी डायमेंशंस के ह्यूमन से कंपेयर करे तो इसके स्टैट्स काफी एक्सेप्शनल है। आगे से वो पहले वाला डिमन क्रिएचर हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया। उसके अपने डायमेंशन में उसको बहुत ही ज्यादा कमजोर और कचरा समझा जाता था। तुम मैजिक एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करते रहो जब तक तुम उसको मार न डालो। एक्सपेरिमेंट होने के बाद एमसी को बेहोशी की हालत में किसी खंडर जैसी जगह पर ले जाकर फेंक दिया जाता है। तभी दो लोग दौड़ते हुए एमसी के पास आकर उसकी मदद करने लगते हैं। तभी उसमें से एक पर्सन कहता है, हे उठ जाओ, तुम्हें क्या हो गया है? जिस पर एमसी खून खांसते हुए अपनी आंखें खोलता है। आगे से वो दूसरा पर्सन कहता है, ये उतना भी बुरा नहीं है। मैंने बेट लगाई थी कि तुम मारे जाओगे पर तुम बचकर वापस आ गए। आगे से एमसी दर्द में हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात थी क्या? ही कोइंसिडेंस है, मुझे तो लगा तुम मेरे बाद मरने वाली हो। मेसी युलान। तभी हमें मेसी युलान को दिखाया जाता है। उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार थी। उसकी एक आंख निकाल ली थी और एक हाथ भी काट दिया था। तभी वो आगे से अपना दूसरा हाथ बढ़ाते हुए कहती है, लगता है तुम्हें अभी भी कुछ जान बाकी है साबिगाम। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और एमसी फॉरेस्ट में खड़ा होकर इसी बात को सोच रहा था। तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है, बाहर निकलो, और अपने हाथ में पत्थर लेकर खड़ा हो जाता है। एमसी को ऐसा करते देख नंबर 7 झाड़ियों से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और गुस्से में कहता है, फिर से मुझे मारने की कोशिश मत करना। एमसी पत्थर को फेंकते हुए आगे से कहता है, तो तुम्हें जल्दी बाहर निकलकर आ जाना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि उन्होंने तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए पीछे छोड़ दिया है? इसको सुन नंबर 7 अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, डैम इट, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आगे से एमसी उसकी तरफ एक स्क्रोल फेंकर मारता है जिसे की खोलकर पढ़ते हुए नंबर 7 कहता है, ये क्या है? आगे से एमसी उसको कहता है, फर्स्ट पेज पर एग्जैक्ट लोकेशन का मैप है, सेकंड पेज पर इंस्ट्रक्शंस है, वहाँ पर जाने के बाद क्या करना है। वो एक वियर्ड केव है जो कि बाहर से एक पत्थर की दीवार जैसी है। वैसे भी तुम इसकी राइटिंग को समझ नहीं पाओगे, इसीलिए तुम जितना हो सके लिख लो। आगे से नंबर 7 एमसी को रोकते हुए कहता है, एक मिनट रुको, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये सब करूं? जिस पर एमसी हाँ में सर हिलाता है। आगे से नंबर
सेवन कहता है, लेकिन मुझे ये सब क्यों करना है। इसे सुन एमसी उस पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। एमसी को ऐसा करते देख नंबर 7 रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। पीछे से एमसी उसको आवाज देते हुए कहता है, कल सुबह तक ये काम खत्म कर देना। तभी एमसी अपने मन में कहता है, एक रात में ये काम करना थोड़ा जल्दी है, लेकिन ठीक है, उन सब लोगों को फूल करने के लिए मैं सब कुछ वैसे ही प्लान करूंगा जैसा कि मुझे चाहिए। तभी हमें एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर चियोन सेम्यूंग मे सियोलॉन से कहता है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस क्या है। सोल टेकिंग सेलेस्टियल मेडन उसके आगे मे सियोलॉन खड़ी होती है। तभी वो कहती है, मुझे सिर्फ मे सियोलॉन कहो। वो टाइटल मुझे सिर्फ इरिटेट करता है। आगे से चियोन सेम्यूंग माफी मांगते हुए कहता है, अब बताओ, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। इसको सुन मे सियोलॉन एमसी की बातों को याद करने लगती है और आगे से झूठ बोलते हुए कहती है, मेरे पास कोई सॉलिड रिपोर्ट नहीं है, मुझे और टाइम चाहिए ताकि मैं उसका गार्ड डाउन करके और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकूं। जिस पर चियोन सेम्यूंग हामी भरते हुए कहता है, यकीनन साबिगांग हमसे कुछ तो छुपा रहा है। फिलहाल अभी वो जो भी कुछ कर रहा है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है। अगर वो किसी ग्रुप का स्पाई निकला तो ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। आगे से मे सियोलॉन कहती है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो ऑर्थोडॉक्स है या अनऑर्थोडॉक्स। और आगे बढ़कर चियोन सेम्यूंग के टेबल पर चाकू घुसाते हुए कहती है, अगर उसका कोई डेंजरस प्लान है या फिर कोई बैक सपोर्ट है तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं उसे वहीं पर जान से मार सकती हूँ। और मन में सोचते हुए कहती है, मुझे परवाह नहीं, उसने मुझसे झूठ कहा या फिर ये कोई ट्रैप है। अगर मुझे पता चला कि ये तुम्हारी कोई स्कीम है तो मैं तुमसे सारी इंफॉर्मेशन को निकाल कर बहुत बेदर्दी से मार डालूंगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।